हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले का अंतिम भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत में किस प्रकार से सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी है, विविधता है, इन सब चीजों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है और जनगणना में हर 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। मतलब लोग कौन से धर्म को मानते हैं उसकी भी जनगणना की जाती है हर 10 वर्षों में। जनगणना विभाग के जो कर्मचारी, जो आदमी होते हैं, वह घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं और धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक वैसा ही एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म में वो दर्ज कर लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह नास्तिक है, नास्तिक यानी कि जिसका कि किसी भी धर्म में कोई आस्था नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो अगर कोई यह कहता है कि वह नास्तिक है या वो किसी धर्म को नहीं मानता है, तो फॉर्म में बिल्कुल वैसा ही हम लोग एंट्री कर लेते हैं। कौन? जनगणना विभाग के अधिकारी द्वारा यह दर्ज कर लिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ही विश्वसनीय सूचनाएं होती हैं। आने वाले अभी आपको स्लाइड में आपको एक मैं चार्ट दिखाती हूँ, एक पाई चार्ट है और उसमें आप देखेंगे कि देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का इससे पता चलेगा। आजादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुस्लिम, सिख, बौद्ध का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। तो कुछ लोगों का हिस्सा अगर 1961 के बाद हम देखते हैं तो कम हुआ है, बहुत थोड़ा ही आंशिक रूप से कम हुआ है, और कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनका की हिस्सा कुछ बढ़ा है। आप ये पाई चार्ट देख सकते हैं। ये 2011 में भारत के विभिन्न धार्मिक समूह की जो आबादी है वो इसमें प्रदर्शित हो रही है। आप देख सकते हैं बच्चों, जो 79.8% है वो हिंदुओं का प्रतिशत है। ये भारत की बात की जा रही है। वहीं पे 14.2 मुसलमान हैं। इसके साथ साथ 2.3 जो है यहाँ पर ईसाई हैं, 1.7 यहाँ सिख है, और बाकी के जो अन्य 2% लोग हैं उसमें बौद्ध है जिनका प्रतिशत 0.7% है। इसके अलावा जैन लोग हैं जिनका प्रतिशत 0.4% है, और अन्य धर्म हैं जिनका प्रतिशत 0.7% है। तो और इसके अलावा वो भी है जो कोई धर्म को नहीं मानते, तो उनका प्रतिशत भी 0.2% है। जातिगत असमानता। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जाति को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्थिक असमानता है वो एक महत्वपूर्ण जो है आधार है जाति का। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले जो अछूत लोग थे वो अपने पास जमीन नहीं रख सकते थे, और जो द्विज लोग थे उन्हीं को केवल शिक्षा का अधिकार दिया गया था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई है, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी है। क्या है? निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में आप अमीर और गरीब बहुत लोगों को देख सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। अगर आज से हम 20-30 साल पहले की बात करें
को ये होता था कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वही संपन्न होते थे और जो नीची जाति के लोग थे वो जो है वो संपन्न विहीन होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप ऊंची जाति के लोग में भी अमीर को देख सकते हैं, गरीब में और गरीब को देख सकते हैं, और नीची जाति के लोगों में भी गरीब और अमीर देखने को मिल जाता है। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर या अमीर आदमी बहु मुश्किल ही ढूंढने पर हमें मिलता था, अगर हम पहले की बात करें। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब आज भी जाति को किससे जोड़ा जाता है, आपके इकोनॉमिक जो आपकी पोजीशन है उससे जो है वो जोड़कर देखा जाता है। औसत आर्थिक हैसियत अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी कि ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासी की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां जो है बीच की स्थिति में है। तो अब ये कहा मतलब देखिए, जो आपका जो स्टेटस है उसको किससे जोड़ा जा रहा है, उसको जाति से जोड़ा जा रहा है। मतलब अगर आपके पास जो है ऊंची जाति के लोग हैं तो उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन अगर वो पिछड़ी जाति के लोग हैं तो उनकी ठीक ठाक होगी, और अगर वो बिल्कुल भी दलित है, आदिवासी है, तो फिर वो जो है उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में जीवन बसर करने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जाति के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है, और इस मामले में भी पिछड़ी जाति के लोग बीच की स्थिति में ही आते हैं। अब हम देखेंगे कि जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। अगर जाति और राजनीति एक दूसरे को दोनों ही तरीके से प्रभावित करती है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिक ग्रस्त हो जाती है, और यह चीज अनेक रूप ले लेती है। जैसे हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। सब जाति के लोग चाहते हैं कि हमारा जो है वर्चस्व हो। सो पहले वह अपने समूह की जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब वह उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादातर राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति या समुदाय को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी शुरू हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है, और एक तरह से ये चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां भी इसी तरीके की चलती है। दुनिया भर की जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदाय को गोलाबंद करने का प्रयास करती है, लेकिन यह सही नहीं है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी आगे बढ़ाने और सत्ता में अपने हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करता है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर इसके साथ यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से भी स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित
राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनको भी यह समझना चाहिए कि वो राजनीतिक कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है जो लोग हैं, जो वाकई में जिनको जरूरत है, वो उन लोगों के हित के लिए, उनके विकास के लिए काम करे, ना कि जातिगत वोट पाने के लिए। और साथ ही जो लोग हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि वो जो है सिर्फ कास्ट, मतलब देखिए, वोटिंग हम सबका अधिकार होता है, हमें वोट जरूर देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि अपनी कास्ट को देखकर जो है वो सिर्फ वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ जो होता है ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, और उन्हें जो है वोट देना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक जातिगत पहचान ही केवल आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए जो है वो शुभ नहीं होती है। इसमें अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है, जो कि बहुत ही गलत है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले देखा भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत में कितना ज्यादा जो है वो सोशल और जो रिलीजियस है वो डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। जातिगत असमानताओं को हमने समझा, और जाति के अंदर राजनीतिक पर हमने गौर किया, और हमने ये कंक्लूजन के तौर पे ये देखा कि लोगों में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि वो केवल अपने कास्ट को देखकर ही जो है वो केवल उन्हें वोट अवश्य देना चाहिए, लेकिन अपने कास्ट को देखकर ही नहीं, बल्कि अपने मतलब कास्ट के अलावा जो है उन लोगों को भी वोट देना चाहिए जो वाकई में कार्य कर रहे हैं, और जो कि देश का और उनका और उसके साथ साथ देश का विकास कर रहे हैं।